हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूलाइट लर्निंग सेंटर। मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का PYQs 2025 सेट 1 और पेपर कोड जो है हमारा है 3011। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। तरीका ये होगा कि आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पॉज करके आप पढ़ेंगे, समझेंगे, खुद बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपसे बन जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो को प्ले करके क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम क्या करें, हम अपने बोर्ड एग्जाम में जब एग्जाम देने जाएं तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर करके ही जाएं। तो चलिए, तो सेक्शन ए को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको करना होता है, यहाँ पे आपको आंसर लिखने होते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 का आंसर अगर हमारा क्या है 4 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से सेक्शन पहले ऊपर लिख देना है आपको, जो भी कॉपी होगा आपके ऊपर में आंसर शीट में, आप क्या करेंगे पहले इस तरीके से आप लिख देंगे ऊपर, है ना, सेक्शन ए जो भी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसके क्वेश्चन नंबर है वो डालेंगे। फिर आपका अगर आंसर क्या होता है बी होता है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे बी। और सिर्फ बी नहीं लिखेंगे, बी के साथ में फिर क्या लिखेंगे, जो बी में आंसर है हमारा, यानी कि 8। ठीक है, इस तरीके से। तो MCQs में आपको क्वेश्चंस वहाँ पे बनाने नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिर्फ MCQs के लिए, यानी कि 1 to 20 जो होते हैं, 1 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप केवल इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी से आप क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जैसे आप बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि हमारा PYQs है, हम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3x² + 6x + k। इस तरीके से आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और उसके जीरोस का आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या किया हुआ है, जीरोस का इस्तेमाल करके आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। तो बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा + बीटा + अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, -2/3। तो कैसे करेंगे, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ज़रा बताइए। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए ज़रा अल्फ़ा + बीटा कितना होता है, तो अल्फ़ा + बीटा होता है हमारा -b/a और -b/a। तो बताइए b हमारा कितना है, तो b हमारा है 6 है, तो कितना हो जाएगा -6। और a हमारा कितना है, तो a हमारा है 3। तो बताइए कितना हो जाएगा 3। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा ये -2। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा हम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा बताइए क्या होगा, तो अल्फ़ा बीटा होता है हमारा c/a। c बताइए क्या है, तो c हमारा है k। तो हम क्या करेंगे, c के लिए k, और a हमारा 3 है। तो इससे हमें अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू मिल गया। तो अल्फ़ा + बीटा बताइए कितना है, तो है -2, और अल्फ़ा बीटा बताइए कितना आया, k/3। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3। ठीक है, मैंने क्या किया, बस अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k/3, और -2 को उधर लेकर के जाएंगे, बताइए क्या होगा, -2/3 प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, तो ये 6 प्लस का 6 और माइनस का 2 यानी कि 4, तो 4/3 हो जाएगा ये। तो देयरफॉर k इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, तो k हमारा इधर आएगा, तो बताइए क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 4/3 और मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 से 3 हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और बताइए कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इफ x = 1 and y = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2x - 3y + a = 0 एंड 2x + 3y - b = 0 देन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a = 2b, इस तरीके से करके कुछ हमारे पास दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ से जो हमें समझ में आ रहा है कि वो हमें क्या करना है, तो हमें पहले तो पता करना पड़ेगा a और क्या b, a और b का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो आप देखिए इस इक्वेशन में, है ना, यहाँ पे क्या है, a मिल जाएगा आपको, और इस वाले इक्वेशन में देखिए दूसरे वाले में, यहाँ पे आपको यहाँ पे b दिखेगा, तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, तो क्योंकि x = 1 और y = 2 इस दोनों इक्वेशन के लिए क्या है, यानी कि सॉल्यूशन है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ही है इसका मतलब ये क्या करेगा, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम x और y दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे और a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, 2x - 3y
प्लस ए इक्वल टू 0। बताइए 2x की वैल्यू कितना, तो x इक्वल टू 1 है इसका सॉल्यूशन, तो x यहाँ पे 1 माइनस 3 और y कितना, तो y 2, तो प्लस a इक्वल टू बताइए कितना 0। अब बताइए कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0। ये बताइए कितना हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे -4 और -4 को अगर इस साइड लेकर जाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे प्लस का 4। तो बताइए a हमारा कितना आ गया, तो a हमारा आ गया 4। अब a से काम केवल नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना होगा b भी। तो मैं यहाँ पे एक डंडा इस तरह से एक लाइन लगाता हूँ। अब बताइए b के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो b का हमें आएगा इस इक्वेशन से 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इसका भी सॉल्यूशन है, तो यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा। प्लस 3y कितना 2 माइनस b इक्वल टू 0। इसको करेंगे बताइए कितना होगा 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0। ये बताइए कितना आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 8। तो माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस b इक्वल टू बताइए 8 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -8 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा b इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8। तो बताइए a इक्वल टू कितना आ गया 4 और b इक्वल टू कितना आ गया 8, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं है ना, कि a इक्वल टू दिस और b इक्वल टू इस तरीके से। आप पाएंगे यहाँ पर क्या है कि a और b के बीच में आपस में कुछ रिलेशन बना हुआ है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो रिलेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी उसी तरीके से रिलेट करना पड़ेगा a और b को। तो मैं लिख रहा हूँ a बाई बी इक्वल टू a बताइए कितना है 4 और b बताइए कितना है 8। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, है ना, रेशियो। तो बताइए a बाई बी कितना आ जाएगा, तो a बाई बी आ जाएगा 1/2। तो यानी कि बताइए हमारा a बाई बी कितना आ गया, तो a बाई बी हमारा आ गया 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a इक्वल टू बी। कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू बी। तो देखिए हमारे पास ये रिलेशन है ना a और b के बीच में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, a इक्वल टू 2b है, a इक्वल टू 2b, तो a इक्वल टू 2b नहीं है। फिर क्या है दूसरा ऑप्शन देखिए b, तो 2a इक्वल टू b है ना, 2a इक्वल टू b। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2a इक्वल टू क्या है b है हमारा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4, 5 एंड Q जो है 4, 6 लाइज ऑन। तो पूछा हुआ है जो Q है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है P और Q है, ये क्या है एक लाइन है ना, जो P पॉइंट है यहाँ पे और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है -4 और 5, और क्या है Q है और उसका कोऑर्डिनेट कितना है 4, 6 है ना, 4 एंड 6। पूछा गया है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा। तो मिड पॉइंट कहाँ पे होगा बताइए, तो मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, है ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये k है। तो k का क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ x, y। तो बताइए मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बताइए, तो होता है क्या, अगर आप x निकाल रहे हैं तो क्या होता है x1 प्लस x2/2। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, y के लिए क्या करते हैं y1 प्लस y2/2। आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो बताइए हम k के लिए हम x कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट है क्योंकि k हमारा क्या है मिड पॉइंट है। तो बताइए x इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 प्लस x2। तो x1 हमारा कितना है -4, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस x2 बताइए कितना है, x2 हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4/2। बताइए -4 प्लस 4 कैंसिल होकर के हो जाएंगे 0, तो हमारा कितना हो जाएगा 0/2 और 0/2 बताइए कितना हो जाएगा 0। उसी तरीके से हम क्या करेंगे y के लिए भी निकाल लेंगे। तो y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2। तो y1 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस y2 बताइए कितना है, तो y2 हमारा 6, तो कितना हो जाएगा 6/2। अब बताइए कितना हो जाएगा 11/2 और 11/2 अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5। तो यानी कि बताइए k जो हमारा मिड पॉइंट है उसका बताइए कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, तो कोऑर्डिनेट आ गया उसका 0, 5.5। अब क्योंकि हमें k का कोऑर्डिनेट पता है यानी कि मिड पॉइंट PQ का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो अब हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। यही पूछा गया था कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो क्या ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप कि अगर x एक्सिस कहाँ पे, अगर कोई पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगर कोई
पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा 0। और उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे, कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो बताइए कोई पॉइंट ओरिजिन पे लाई करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं, दोनों 0 होते हैं। तो ये बताइए, इसके बारे में पूछा गया कि मिड पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तो आप जरा देखिए, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट बताइए कितना है, 0 है। तो बताइए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 कहाँ पे आता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 कहाँ पे आता है, तो आप बोलेंगे वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो बी यानी कि वाई एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है ना, और वो क्या है देखिए, 7 + 4 sin थीटा, 7 + 4 sin थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसको करेंगे सॉल्व, बताइए कितना हो जाएगा, 4 sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 7 को बताइए इधर लेके जाएंगे कितना होगा, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2। अब बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, बताइए 4 को इधर लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, और 2/4 बताइए जल्दी से कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो आप बताइए, इतना तो आपको पता होगा कि थीटा का वैल्यू यानी कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 आ रहा है तो थीटा कितना रहा होगा, थीटा कितना होगा, जल्दी से 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रिग्नोमेट्री से है, क्या है देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है tan² थीटा -1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो जरा बताइए, इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो बताइए 1/cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, सेक थीटा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/cos थीटा हो गया सेक थीटा, और इसके साथ में मल्टीप्लाई है क्या, सेक थीटा, क्या है सेक थीटा। तो बताइए सेक थीटा कितना हो गया, तो ये हो जाएंगे sec² थीटा, क्या है sec² थीटा, और इधर हमारा क्या है, हमारा है tan² थीटा। तो जो बन गया बताइए कितना बन गया, tan² थीटा माइनस sec² थीटा। और बताइए कि आप लोगों ने ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए, पर आप लोग आइडेंटिटीज याद नहीं करते, आप लोग फार्मूलाज याद नहीं करते, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, है ना। फिर बोलोगे कि क्या आ जाए, मुझे क्वेश्चन बनाने आ जाए, तो कैसे आ जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटीज होता है, क्या होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो आप बोलेंगे यहाँ तो दूसरा चीज़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बिल्कुल अलग है, तो अलग नहीं है, देखो ये क्या है, मैं इसी को अरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज, तो sec² थीटा लिख सकता हूँ प्लस का tan² थीटा, बस यहाँ पर यही है, माइनस का sec² थीटा है ना, मैंने आगे कर दिया इसको केवल, और इसको इधर ले आया, है कि नहीं। तो माइनस sec² थीटा प्लस tan² थीटा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना है, ये उल्टा है, और ये कितना होता है बताइए, ये 1 के बराबर होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे sec² थीटा माइनस में लाना है और tan² थीटा क्या है, प्लस में लाना है। तो कैसे आएगा, तो ये आएगा, इसको अगर आप क्या कर दोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्योंकि मैंने उधर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी है, इक्वेशन है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो -1 से मल्टीप्लाई करने में बताइए कितना हो जाएगा, तो sec² थीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -sec² थीटा, और उसी तरीके से जो माइनस का tan² थीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, तो माइनस इंटू माइनस बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का tan² थीटा, और इधर बताइए 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो बताइए क्या हमारा ये जो है और ये क्या इक्वल है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, तो -1 आ रहा है, तो इसका भी कितना आएगा, तो आएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन, सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, HCF और LCM पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो क्या दिया गया, HCF ऑफ 98 एंड 28 इक्वल टू m, यानी कि m क्या है यहाँ पे, तो m कुछ और नहीं है बल्कि HCF है इन दोनों का, ठीक है। एंड LCM ऑफ 98 एंड 28 इक्वल टू n, तो n यहाँ पर क्या है, तो n है LCM है इन दोनों का। आप लोग देख करके घबरा जाते हो कि यहाँ पे m है n है, क्या है ये, तो कुछ नहीं है, ये 98 और 28 का m क्या है, HCF है, और 98 और 28 का n क्या है, LCM है। फिर उसी को क्या पूछा गया आपसे लास्ट में कि n - 7m बताओ, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले n और m का मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना होगा। तो n और m क्या है, HCF और LCM, तो यानी कि हमें LCM और HCF क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम करते हैं। तो बताइए
98 का कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स 49, और 49 का कितना हो जाएगा 7 टाइम्स 7। इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2। उसी तरीके से बताइए 28 का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 14, और 14 का 2 टाइम्स 7। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। जल्दी से बताइए कि HCF जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा कितना, तो HCF में बताइए कितना होगा, तो HCF हो जाएगा कॉमन, केवल हम HCF में हम क्या करते हैं जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो 2 यहाँ पे देखिए, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है ना, तो कॉमन है यानी कि 2 हम ले लेंगे, और पावर क्या लेंगे, लिस्ट पावर लेंगे, तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, तो 7 भी हमारा क्या है, कॉमन है, तो 7 भी ले लेंगे, और पावर क्या लेंगे, पावर लेंगे लिस्ट यानी कि छोटा, तो 1। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यानी कि HCF हमारा कितना आ जाएगा 14, और यही बोला था कि HCF कितना है, HCF है M, तो इसका मतलब हमारा क्या है कि M कितना है, M है हमारा 14, M कितना है, M है 14। उसी तरीके से चलिए N निकालते हैं, N यानी कि LCM। LCM बताइए क्या होगा, तो LCM में हम कंसिडर करते हैं जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है वो भी, और जो कॉमन नहीं होते उसे भी, लेकिन इस सिचुएशन में दोनों के दोनों कॉमन ही है। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, और पावर क्या लेते हैं बताइए LCM के लिए, तो लेते हैं हाईएस्ट पावर, तो 1 है और 2 है, तो क्या लेंगे 2 टाइम्स 7 की पावर है 2 और 7 की पावर है 1, तो यानी हम क्या लेंगे 7 की पावर 2। हो सकता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट आपको लग रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं PYQ डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम केवल वो सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 की पावर 2 बताइए कितना हो जाएगा 4, और 7 की पावर 2 बताइए कितना हो जाएगा 49, तो 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए कितना हो जाएगा 36, 3 यानी कि 196, ठीक है। और बताइए 196 हमारा क्या है, N है, क्योंकि 196 LCM है, और यहाँ पे LCM क्या बोला गया था, N है, तो यानी कि हम लोगों ने N भी निकाल लिया, यानी कि LCM भी निकाल लिया 196। तो अब क्या करना है, अब करना है N-7M, तो क्या कर देंगे, N का बताइए वैल्यू कितना है, तो N हमारा कितना है 196 माइनस 7 का 7, और M बताइए कितना है, तो M है हमारा 14, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 196 माइनस 98, और आप ये इसको देखिए क्या है 98 का डबल है, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 ही, ठीक है। तो कौन सा C। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज, तो ये देखिए बिल्कुल थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा बताइए पैरेलल। तो क्या बोला गया जो एक्सट्रीमिटीज होता है, यानी कि अगर मैं इसको भी आपको समझाऊं तो ये हमारा क्या है एक सर्कल हो गया, और सर्कल पे अगर हम एक क्या करें इस तरीके से डायमीटर ड्रॉ कर दें, तो डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है, और ये हमारा क्या हो गया सेंटर हो गया है ना, O, सेंटर O हो गया, ठीक है, इस तरीके से O। तो बोला गया क्या कि इसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटी मतलब जो इसका एंड पॉइंट होता है, इस पे अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो जो टेंजेंट होगा दोनों वो क्या होता है, तो वो होता है पैरेलल, क्या होता है वो पैरेलल, तो A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन ट्रेंगल्स ABC एंड DEF, तो चलिए हम क्या करते हैं पहले हम ट्रेंगल बना लेते हैं ABC और DEF, तो ABC और DEF ये हमारे पास दो ट्रेंगल बन गए, तो ये हमारा हो गया A, B और C, और ये हमारा हो गया D, ये हो गया हमारा D और E, और ये हो गया F, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला गया, एंगल B है एंगल E के इक्वल, तो चलिए B को मैं क्या करता हूँ एंगल E के इक्वल कर देता हूँ। फिर एंगल F एंगल C के इक्वल, तो एंगल जो F है उसे मैं क्या करता हूँ एंगल C के इक्वल कर लेता हूँ, और साथ में क्या दिया हुआ है AB इक्वल टू 3DE, तो AB इक्वल टू 3DE, तो बताइए क्या होगा इससे, तो इससे बताइए अगर मैं DE को इधर लेकर के आऊँ है ना, तो बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज AB बाय DE इक्वल टू, यानी कि AB और DE का हमें क्या मिलेगा, ये दोनों साइड है और साइड का हमें क्या मिलेगा रेशियो, और वो कितना आ जाएगा बताइए 3/1 यानी कि 3:1। तो इससे क्या पता चला बताइए, इतना डेटा जो हमें पता चला कि दो एंगल इक्वल हैं, क्या इक्वल हैं कि दो एंगल इक्वल हो गए, और साइड क्या दिया हुआ है, साइड हम देख पा रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है,
तो इसका मतलब ये क्या होगा बताइए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होना होता तो क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही, है ना, यानी कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो साइड है वो इक्वल नहीं है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड बनेगा वो क्या है, तो ए बी और डी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे, ए बी और जो डी ई है ये क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 3/1 यानी कि 3:1, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ता है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एंगल के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये केवल और केवल सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन फिर से एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, +0, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पे दे रखा है इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो जरा आप बताइए, इसका तो फिक्स है, इसका तो फिक्स है ना, कितना आएगा बताइए, 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आपस में तो ये तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन माइनस है, साइन क्या है, माइनस है। और इस बात को याद रखिए कि अगर माइनस साइन का पावर अगर क्या हो, इवन हो, क्या हो, माइनस साइन का पावर अगर क्या हो, इवन हो, तो रिजल्ट जो भी आएगा उसका जो साइन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर माइनस जो साइन है उसका पावर क्या हो, ऑड हो, तो रिजल्ट जो भी आए लेकिन जो साइन आएगा वो क्या आएगा हमेशा, वो हमेशा आएगा माइनस का, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 8 है, तो यानी कि साइन क्या आएगा इसका, प्लस आ जाएगा, है ना। और 1 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आना है। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये तो हमेशा क्या आएगा, ये आएगा +1, ठीक है। और अगर आंसर कितना आना है, 0 आना है, तो इसका मतलब इसको कितना आना पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा -1, तभी ऐसा, तभी हमारा क्या होगा, जो हमें मिलेगा 0 मिलेगा। अब बताइए अगर इसको -1 आना है तो n क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि माइनस का साइन अगर ऑड होगा, माइनस का अगर पावर क्या होगा, ऑड होगा, तभी हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो n है ये क्या, पावर ही तो है, तो n बताइए क्या होगा, तो कोई भी नंबर लीजिए, क्या लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा ऑड, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो एनी ऑड नंबर, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 पॉलिनोमियल्स आर शॉन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल का ग्राफ है, एक ये और दूसरा इस तरीके से, ठीक है। और पूछा गया कि दोनों का डिस्टिंक्ट जीरो बताइए, कितने कितने जीरो होंगे दोनों के। तो ज़रा बताइए, हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एक्स एक्सिस को कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। तो ज़रा देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये बताइए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप पाएंगे कि ये यहाँ पे भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस हमारा ये है ना, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, और दूसरा वो यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो बताइए ये जो पॉलिनोमियल है इसका बताइए कितना जीरो आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 0, ठीक है। उसी तरीके से आप बताइए कि ये जो हमारा है ये ग्राफ, तो ये भी पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, और कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है ना, पैराबोला। तो बताइए ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो बोलेंगे ये भी तो बिल्कुल 2 पॉइंट पे है ना, एक्स एक्सिस को, एक यहाँ दूसरा यहाँ पे। तो यानी कि इसके भी बताइए कितने जीरो हो जाएंगे, तो 2 जीरो हो जाएंगे। तो दोनों पॉलिनोमियल के जो जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 2। तो कितना हमारा हो जाएगा बताइए, सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP इज 2m² + 3m देन इट्स सेकेंड टर्म इज। तो यानी कि पूछा गया सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब, सेकेंड टर्म का मतलब है कि हमें फाइंड आउट करना है A2, यानी कि A2 कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए कि AN क्या, AN इक्वल टू क्या होता है, SN माइनस SN-1, ठीक है ये। तो यहाँ पे बताइए हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या, कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 2m² + 3m, ठीक है, इस तरीके से। तो बताइए अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि A2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बताइए कितना करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा h2 - 1 है ना, n-1 होता है कि नहीं, n-1,
तो 2 - 1 बताइए कितना हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि A2 हमें कब निकलेगा, जब हम S2 में से S1 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। और S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म और S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे। तो बताइए S2 हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना हो जाएगा। तो बताइए यहाँ m है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म के लिए यहाँ m है, तो सभी जगह क्या है, m है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं m की जगह मैं 2 करूँगा, m की जगह मैं क्या करूँगा 2 लिखूँगा, तो क्या होगा, सभी जगह जहाँ जहाँ m है वहाँ मैं क्या ले लूँगा, वहाँ मैं 2 ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं S2 निकाल रहा हूँ, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो m की जगह मैंने 2 लिया है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स m की जगह हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 और m की जगह यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो बताइए कितना आएगा, तो बोलेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 प्लस 6, तो बताइए कितना आ जाएगा 14। तो यानी कि बताइए S2 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना आ गया 14। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म निकाल लेंगे। तो बताइए सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म कितना आएगा, तो m की जगह मैंने 1 रखा है, तो इस बार क्या होगा, सभी जगह कितना हो जाएगा 1 1। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1, बताइए कितना हो जाएगा, 1 की पावर 2 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि बताइए सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म कितना आ गया, तो बोलेंगे 5। ठीक है, अब बताइए A2 कितना हो जाएगा, तो A2 के लिए हमें क्या करना है, S2 में से S2 कितना 14 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है S1 कितना 5, तो बताइए कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब हमारा जो सेकेंड टर्म है यानी कि A2 है वो कितना है, वो है 9। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा आर 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोड और मीडियन और मीन सब दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि तीनों को रिलेट करता है, मीन, मोड और मीडियन को भी। तो बताइए वो क्या होता है, वो होता है 2 मीन। क्या होता है, 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। तो आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी मैथ्स बनाने में आपको मज़ा आएगा और मैथ्स समझ में भी आएगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो बताइए मोड एंड मीन, तो पहले मोड आया है तो मोड का डेटा पहले आया है, और मीन बाद में आया है, तो बताइए मीन का डेटा यहाँ पे 18x। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स मीन बताइए कितना है, तो मीन है हमारा 18x, और मोड बताइए कितना है, मोड है हमारा 15x, इक्वल टू 3 मीडियन। तो मीडियन तो पूछा है हम लोगों से, है ना। तो बताइए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 36x, प्लस करेंगे 15x, और इन दोनों को ऐड करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51x। कितना हो जाएगा 51x, तो 51x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 3 मीडियन। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, तो मीडियन बताइए कितना हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा 51x/3, जो कि कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो बताइए कितना 17, तो आ जाएगा कितना 17x। तो कौन सा मीडियन का बताइए कितना हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पढ़िए, ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारा। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या पूछा गया यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड में से क्या किया गया, रैंडमली एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया। तो बताइए कि रेड फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो पहले तो मुझे पता करना है कि रेड फेस कार्ड होते कितने हैं, है ना, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो बता दूं कि यानी कि टोटल जो सूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स के जो होते हैं ग्रुप में, उसमें तो उसमें 13 का क्या होता है 4, 13 के क्या होते हैं 4 सूट्स होते हैं कार्ड के, जिसमें से 13 क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा, एक होता है हमारा स्पेड, क्या होता है स्पेड, फिर होता है हमारा क्लब, फिर होता है हमारा डायमंड, है ना, और फिर हमारा क्या होता है एक हार्ट, ये तो तुम्हें पता ही होगा हार्ट। ठीक है, इस तरीके से, तो स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। तो स्पेड और क्लब जो होते हैं, इन दो जो ये जो कार्ड होते हैं ये होते हैं ब्लैक कलर के, इनमें जो क्या होता है ये ब्लैक कलर के, और डायमंड और हार्ट जो होता है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं रेड कलर के। ठीक है, तो पूछा गया था रेड फेस कार्ड, तो रेड तो हमारा हार्ट भी होता है और डायमंड भी होता है, और फेस कार्ड की हम बात करें
हम किसकी बात करें, फेस कार्ड की। तो सारे जो सूट्स होते हैं सभी में 3-3 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 3-3 फेस कार्ड। तो बताइए, यानी कि स्पीड में भी कितने होंगे, 3 फेस कार्ड, और क्लब में भी कितने होंगे, 3 फेस कार्ड, डायमंड में भी कितने होंगे, 3 फेस कार्ड, और हार्ट में भी कितने होंगे, 3 फेस कार्ड। तो क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड तो केवल हार्ट और डायमंड का ही होगा, है ना, क्योंकि यही दोनों रेड होते हैं। तो बताइए 3 हमारा कहाँ से आ जाएगा, हार्ट से, और 3 बताइए कहाँ से आ जाएगा, डायमंड से। तो यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम जो हो गए वो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6। तो 6 हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो कितना है, वो है 52। तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम में, और 2 से कैंसिल करेंगे 26 टाइम में। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आएगा, जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगेन ये रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है कि √3 और √5 के बीच में आपको बताना है एक रेशनल नंबर। इरेशनल नहीं, क्या बताना है, रेशनल नंबर। तो देखिए अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या करूँगा, तो पहले तो इसे देखिए ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि लास्ट में देख पा रहे हैं डॉट 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 है ना यहाँ पे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें कोई पैटर्न भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये तो इरेशनल हो गया, लेकिन हमें तो चूज करना है क्या, रेशनल, तो ये तो नहीं होना है। बी में आ जाइए, तो बी में क्या है, 2.326, तो ये हमारा हो सकता है। पाई आ जाइए, पाई तो इरेशनल है, ये नहीं होगा। डी आ जाइए, डी भी हमारा ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बताइए अब कैसे चूज करेंगे, तो आपको यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद होना चाहिए कम से कम, है ना। तो √3 का बताइए कितना होता है, 1.732, और √5 का बताइए कितना होता है वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो होता है 2.236। तो बताइए कि इन दोनों के बीच में बताना है, तो 1.7 से बड़ा होना चाहिए और 2.2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बी को देखिए, बी में क्या है, 2.3 आ गया, कितना है 2.3, तो ये तो बड़ा हो गया, यानी कि √5 से क्या हो गया, ये आगे निकल गया, बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं होना है। तो यानी कि कौन हो जाएगा फिर बताइए, डी, क्या हो जाएगा, डी। और डी में आप देखिए कितना है, 1.8, तो 1.8 बताइए कितना होगा, 1.7 के बाद आएगा और 2.2 से पहले आएगा, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कम से कम याद रखिएगा, जैसे कि √1 ये तो सबको पता है, √2 कितना होता है, 1.414, √3 बताइए कितना होता है, तो होता है 1.732, √4 बताइए कितना होता है, ये भी आपको पता होगा, √5 बताइए, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 2.236, √6 बताइए कितना होता है, तो ये होता है 2.449, है ना। √7 बताइए कितना होता है, तो ये होता है 2.646। उसी तरीके से √8 बताइए कितना होगा, तो सभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, ये कितना हो जाएंगे, 2.828, और √9 तो ये तो पता है सबको 3, और 10 का बताइए कितना हो जाएगा, ये होता है 3.162, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये कम से कम 10 तक आपको याद होना चाहिए, ताकि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता कर सकें, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा फिर। 15 बताइए क्या है यहाँ पे, 15 देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज़ एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट, है ना। तो ये एरिया दे रखा है, सेक्टर का एरिया है, कितना है, सेक्टर कितना है, 40 पाई स्क्वायर यूनिट, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 72 डिग्री दे रखा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का क्या पूछा है, रेडियस। तो ज़रा आप समझिए इस चीज़ को कि हमारे पास इस तरीके से क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, यस। तो बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा है सेंटर, और ये हमारा हो गया, ऐसा समझ लीजिए इस तरीके से, ये सेक्टर है ना, ये। तो क्या बोला गया कि ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, वो कितना है, सेंट्रल एंगल है हमारा 72 डिग्री, ठीक है। और इसका जो एरिया है क्या है, एरिया, ये एरिया है ना, ये जो एरिया है वो कितना है, वो है 40 पाई स्क्वायर यूनिट। तो बताइए कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है उस पर हम पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो बताइए एरिया कितना होता है सेक्टर का,
सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो सेक्टर का एरिया होता है, अगर सेंट्रल एंगल दे रखा है तो θ/360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं θ/360 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है सेक्टर का 40 पाई। कितना दे रखा है 40 पाई, तो एरिया की जगह मैंने क्या लिख दिया 40 पाई। सेंट्रल एंगल बताइए, यानी कि थीटा कितना दे रखा है 72, तो 72/360 टाइम्स पाई का पाई और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा, अच्छा बताइए ये पाई से ये पाई दोनों का पाई पाई कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। 72 से करेंगे तो कितने टाइम में 5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। और बताइए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा आर स्क्वायर और 5 को इधर लेकर जाएंगे तो बताइए क्या होगा, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा कितना 200। तो बताइए यहाँ से फिर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा फिर हमें आर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाएगा और यहाँ पे ये 200 का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 200। इसको सॉल्व करेंगे बताइए कितना आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टाइम्स 10 टाइम्स 2, और बताइए 10 का पेयर लगेगा और 10 आ जाएगा बाहर, तो हमारा कितना हो जाएगा 10√2। तो इस हिसाब से बताइए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10√2, तो 10√2 यूनिट यानी कि डी। चलिए अगेन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन फिर से देखिए, तो इसमें देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर पी ए इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इफ एंगल पी ओ बी कौन है पी ओ बी, अच्छा ये, तो ये एंगल दे रखा है ना 115 डिग्री। फिर क्या है, देन एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू, तो पूछा गया आपसे ए पी ओ कौन सा, ए पी ओ यानी कि ये एंगल पूछा है आपसे कि आपको बताना है कि ये एंगल, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे, तो ये बताइए पहले आप कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं फिर वो आपसे पूछूं कि ये बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना एंगल होगा, तो आप बोलेंगे 180, कितना बोलेंगे 180, स्ट्रेट एंगल है ना, तो 180 हो जाएगा। और बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, तो 115। तो मैं पूछूँ कि क्या यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ मतलब कि एंगल ए ओ पी, क्या आप मुझे एंगल ए ओ पी बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। और वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 180 माइनस 115, और वो बताइए कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 65 डिग्री, कितना आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आ गया 65 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए ये दे रखा है टेंजेंट, क्या है ये टेंजेंट है, पी ए क्या है टेंजेंट है, और ए ओ ये बताइए क्या है, ए ओ क्या है, तो आप बोलेंगे ये रेडियस है, क्या है रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यानी कि ए पे, वो बताइए कितने डिग्री का बनेगा, तो ये बनता है 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री का। तो बताइए ये जो हमारा पूरा ट्रेंगल है, ये क्या है पूरा ट्रेंगल है, इसमें हमें दो एंगल पता चल गए ना, एक 90 डिग्री और दूसरा 65 डिग्री। तो बताइए क्या आप पी नहीं निकाल लेंगे, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम क्या करेंगे पी निकाल लेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो P हमारा हो जाएगा यानी कि एंगल APO बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल जो इंटीरियर एंगल होता है तीनों का तीनों ट्रेंगल के सभी को मिला करके बताइए कितना होता है सम, तो 180 होता है। और 180 में से मैं क्या करूँगा वो दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन कौन सा एंगल, एक तो 90 डिग्री और दूसरा 65 डिग्री। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 155 डिग्री, और ऐसे में मुझे कितना मिलेगा, तो मिलेगा 5 और कितना मिलेगा 2 यानी कि 25 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो ये है ये कितना है 25 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि काइट क्या है ग्राउंड से, ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, और काइट कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, तो मान लीजिए काइट यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या है ए, मैं मान लेता हूँ ना कि ए जो है पॉइंट वो काइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा गया कि कितने हाइट पे, तो ग्राउंड से कितने हाइट पे, तो ग्राउंड से 150 मीटर, ग्राउंड से 150 मीटर के हाइट पे ये क्या हो रहा है, ये फ्लाई कर रहा है। तो बताइए फ्लाई कर रहा होगा तो क्या कोई स्ट्रिंग होगा कि नहीं होगा, धागे उसमें लगे होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल,
और क्या बोला गया कि इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है, जो कि बिल्कुल होगा अटैच। और ये क्या बोला गया कि जो हॉरिजॉन्टल है, जो ग्राउंड है, उसके साथ स्ट्रिंग क्या हो रहा है, एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बताइए? तो ये बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो बताइए क्या है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है यानी कि इसका लेंथ पूछा है। तो बताइए ए, इसको मैं कर देता हूँ बी, इसको मैं कर देता हूँ सी। तो बताइए ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा हाइट है, तो इसका मतलब ये बताइए कितना होगा? ये 90 होगा, है ना। अब अगर ये 90 है तो ये जो हमारा पूरा बन गया, ये बताइए क्या बन गया? ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं? हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री और हम क्या कर लेंगे? इस एंगल की मदद से हम ए बी निकाल लेंगे, जो कि स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो बताइए कौन सा सुटेबल हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो हम वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जो हमें इसका और इसका रिलेशन दे दे। तो बताइए वो कौन सा होगा? यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन दे, तो कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे या तो साइन या तो कोसेक। तो हमारे लिए आसान है कि मैं डायरेक्ट साइन 30 लिखूँ। क्या लिखूँ? साइन 30 इक्वल टू बताइए कितना होगा? साइन 30 होता है 1/2 और साइन 30 बताइए कितना होगा? पी बाई एच। पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए सी। ए सी का बोले तो 1/50 यानी कि 150 मीटर। और जो स्ट्रिंग यानी कि ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी, ठीक है। ये इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व, और बताइए कितना आ जाएगा? तो ए बी इक्वल टू बताइए कितना आएगा? ए बी इक्वल टू आ जाएगा 150 मीटर टाइम्स 2, और बताइए कितना? तो 300, यानी कि ये कितना हो जाएगा? लेंथ 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए 18 देखिए। 18 में क्या है? अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट into the form of an arc of a circle of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is, यानी कि पीछे जो हम लोगों ने किया था उसका जस्ट उल्टा दे रखा है इस बार यहाँ पे। तो क्या बोला गया है? बोला गया है कि कोई वायर है इस तरीके से। क्या है? कोई वायर है ना। और इसका लेंथ कितना है वायर का? तो बोला गया 20 सेंटीमीटर का। फिर बोला गया इसी जो वायर है ना, इसको क्या कर दिया गया? इसको बेंड कर दिया गया सर्कल के आर्क जैसा। तो चलिए ये सर्कल का आर्क हो गया। तो बोला गया ये जो जिस सर्कल का ये आर्क बनता है ना, उसका जो रेडियस है वो कितना है? 60 बाय पाई सेंटीमीटर। तो चलिए हम भी इसका रेडियस बना देते हैं यहाँ पे। तो रेडियस इस तरीके से और रेडियस इस तरीके से, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ। तो ये क्या है हमारा? रेडियस, और रेडियस का वैल्यू कितना है? 60 बाय पाई। तो क्या पूछा हमसे? पूछा है कि सेंट्रल एंगल का मेजर बताओ, यानी कि मेजरमेंट बताओ, वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे बताइए? तो आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो बताइए क्या करते हैं हम, कैसे निकालते हैं? तो सेक्टर का जो आर्क होता है ना, सेक्टर का जो क्या होता है? आर्क होता है। अभी हम लोगों ने पीछे सेक्टर का एरिया निकाल करके हम लोगों ने वहाँ पे बनाया था। यहाँ पर क्या है? सेक्टर के आर्क से रिलेट किया। तो सेक्टर का आर्क बताइए कितना हो जाता है? तो आर्क ऑफ जो सेक्टर होता है वो कितना होता है? वो होता है θ/360 टाइम्स 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर सर्कल का क्या होता है? आर्क होता है पूरा कंप्लीट सर्कल का। और अगर हम सेंट्रल वैल्यू से निकालते हैं, है ना, आर्क के रूप में, तो हम θ/360 मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो बताइए आर्क लेंथ कितना दे रखा है? तो आर्क लेंथ दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर, और थीटा हमें फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल है कि नहीं। ये बताइए कितना होगा? 2 का 2 होगा। पाई का कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और रेडियस बताइए कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 60 बाय पाई। तो बताइए क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, 60 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए थीटा हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि सेंट्रल एंगल बताइए कितना आ जाएगा? तो 3 उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 20 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और हमें मिलेगा 60 डिग्री, क्योंकि थीटा है तो 60 डिग्री। तो कौन सा बताइए? बी। तो सेंट्रल एंगल जो हो जाएगा इस सेक्टर में जो आर्क बनाएगा वो कितना बनाएगा? 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। पढ़िए इसको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। क्या बोला गया? बोला गया कि 1 to 20 के बीच में कोई भी नंबर को सिलेक्ट करना है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक? 20 तक नंबर दिया गया। तो बोला गया कि 1 to 20 के बीच में किसी भी नंबर को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? वो 1 है। तो आंसर है
बिल्कुल 1 ही होगा, है ना। आप जरा सोचो ना, 1 to 20 तक क्या है नंबर है, उसमें से आपको बोला जाएगा कि आप क्या करो, इसमें से कोई भी नंबर को सेलेक्ट करो, तो आप हमेशा क्या होंगे, आंख बंद करके करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो सेलेक्ट होगा ही। तो इसका मतलब कोई भी नंबर सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। तो यानी कि हमारा जो असर्शन है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, सही है। रीजन देखिए क्या है, फॉर एनी इवेंट ई इफ पी ई इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। हमें ये भी पता है कि अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना आता है, 1 आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसका मतलब वो क्या है, श्योर इवेंट है। क्या है, श्योर इवेंट है। और इसी को बोलते हैं बहुत बार सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। तो इसका मतलब क्या है हमारा, बिल्कुल ए भी सही है और आर भी सही है, और बिल्कुल एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन यानी कि ए, ठीक है, यानी कि बहुत सही, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। अगेन फिर से वही असर्शन रीजन बेस्ड 2 क्वेश्चन आते हैं। इफ़ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फेयर्स ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फेयर। बिल्कुल करेक्ट है ना। क्या बोला गया, बोला गया इस तरीके से समझिए, इस तरीके से क्या है, हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो बोला गया, इसी का मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं करूँगा ये क्या हो गया, ये। तो जरा बताइए हमारे पास क्या आ गए, 2 हेमिस्फेयर हैं, और दोनों का आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, दोनों का बेस, अरे 2 हेमिस्फेयर हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि दोनों का बेस क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। देखिए ये बेस क्या है, बिल्कुल रेडियस यानी कि डायमीटर क्या है, दोनों के इक्वल है। तो बोला गया अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, इनके बेस के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल क्या करेगा, एक कंप्लीट यानी कि होल स्फेयर बनाएगा। तो ये बिल्कुल बात क्या है, बिल्कुल बात सही है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा टिल्ट करते हैं इस तरीके से, ताकि हम इसको क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल बॉल बन गया है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो जा भाई, यस यस। देखिए तो पूरा ये क्या बन गया, एक कंप्लीट स्फेयर बन गया है ना, जो कि यहाँ बोला गया। फिर क्या बोला गया रीजन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज 3πr²। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना, क्योंकि हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो बताइए कितना होता है, वो आपको पता है कि होता है 4πr², जबकि यहाँ कितना लिख रखा है, 3πr²। तो यानी कि हमारा जो रीजन है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, और असर्शन हमारा सही है। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, अब ये गलत है तो एक्सप्लेनेशन तो देगा ही नहीं, क्योंकि खुद गलत है। तो यानी कि कौन सा होगा, यानी कि असर्शन ट्रू और रीजन यानी कि आर रॉन्ग। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है। चलिए क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पार्ट बाय डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक दिन में नहीं, आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सारा प्रीवियस ईयर जो यहाँ पे किए कराए जा रहे हैं आप उसको जल्दी से रिवाइज कीजिए, आप उसको कीजिए, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगे, और आपको इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे हो पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, लेकिन इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, ठीक है, यहीं तक छोड़ना नहीं है।